हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मिडविल हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैं जानकारी देना चाहूँगी कि अभी मैं रेगुलर वीडियो आपको अपलोड नहीं कर पा रही हूं। अभी हम अल्टरनेट स्टडी ही करेंगे। तो आज जो टर्न आ गया है वो है मिडविल हिस्ट्री का। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? 6 बार भारत आने वाला यात्री कौन था? ये था जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर एग्ज़ाम 2016 का ये प्रश्न रहा है। फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने 1638 से 1663 के बीच 6 बार भारत की यात्रा की। यहाँ ये पेशे से जौहरी था तथा मुगल शासक शाहजहां के काल में भारत आया था। इसके द्वारा लिखित पुस्तक थी ट्रेवल्स इन इंडिया है, जिसमें औरंगजेब और शाहजहां के शासनकाल का विस्तृत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मकबरे की स्थापत्य कला में 4 बाग व्यवस्था का भारत में सर्वप्रथम किसके मकबरे में प्रयोग मिलता है? तो इस मकबरे का जो प्रयोग हमें मिलता है वो मिलता है हुमायूं के मकबरे में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये भी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कॉलेज लेक्चरर 2016 का प्रश्न रहा है। 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में किया गया। इस मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने दिल्ली में करवाया था। इसका गुंबद संगमरमर से निर्मित है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। मुगल वास्तुकला के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो सारे कथन एक बार रीड कर लेते हैं। ये कहता है, मुगल वास्तु में हिंदू और मुस्लिम शैली के मिश्रण की प्रतिक्रिया अपनी पूर्णता पर पहुंची। बिल्कुल सही है। वास्तु के क्षेत्र में बाबर व हुमायूं का योगदान नगण्य प्राय है। शेर शाह द्वारा निर्मित भवन दिल्ली के सुल्तान के समय में विकसित हुई शैली और परिवर्तित मुगल शैली के मध्य की कड़ी है। हुमायूं के मकबरे को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का आदर्श नहीं माना जाता है। यही वो तथ्य है जो कि गलत दिया हुआ है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये भी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम 2016 का प्रश्न रहा है। हुमायूं के मकबरे को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का आदर्श नहीं माना जाता है, यह कथन असत्य है। इस मकबरे का निर्माण इंडो इस्लामिक शैली में किया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। मुगल काल में श्रेष्ठ किस्म की नील का उत्पादन कहाँ होता था? तो इसका उत्पादन होता था बयाना, सरखेज और सेहान में। ये प्रश्न आया हुआ है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कॉलेज लेक्चरर 2016 में। मुगल काल में नील के उत्पादन के क्षेत्र बयाना जो कि राजस्थान में है, सरखेज गुजरात, सेहवान में थे। शेर शाह के समय 3 प्रकार की बटाई की व्यवस्था थी।
तो हमें इसमें से पहचानना है। ये थी खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। ये भी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कॉलेज लेक्चरर 2016 का प्रश्न रहा है। शेर शाह सूरी ने भारत में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था मुख्यतः रैयतवाड़ी थी। शेर शाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणी में विभाजित किया था, एक तो अच्छी, दूसरी मध्य और तीसरी खराब। शेर शाह के समय में 3 प्रकार की बटाई की व्यवस्था प्रचलित थी, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था आगे चलकर अकबर के राजस्व व्यवस्था का आधार भी बनी। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें या चुनिए। यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो चलिए इसे व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे दराह का युद्ध, जो कि 1532 में हुआ। फिर आ जाएगा चौसा का युद्ध, जो कि हुआ था 1539 में। इसके बाद आ जाएगा कन्नौज का युद्ध, और ये हुआ है 1540 में। शेर शाह की मालवा विजय, ये हुई थी 1542 में। तो इसमें हमारा जो उत्तर सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कॉलेज लेक्चरर 2016 का प्रश्न रहा है। दादरा का युद्ध यानी दौराह का युद्ध, जो कि 1532 में हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। कन्नौज का युद्ध 1540 में, और शेर शाह का मालवा विजय हुआ है वो हुआ है 1542 में। शेर शाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे भी हमें सारे कथन रीड करने होंगे। तो चलिए सबसे पहले रीड करते हैं। ए को, उसकी किसी भी सिक्के पर टकशाला का नाम अंकित नहीं है। यहाँ बोल रहा है शेर शाह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये गलत दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही नहीं है। टकशाला के नाम अंकित होते थे। शेर शाह के सिक्के पर बादशाह का नाम अंकित नहीं है, ये भी गलत है। इसके बाद शेर शाह ने 165, 175 और 185 ग्रेन के सिक्के चलाए थे, तो ये भी गलत हो रहा है। और डी कहता है शेर शाह ने कुछ सिक्के पर पहले 4 खलीफाओं के नाम अंकित किए थे, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, और ये भी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर एग्जाम 2016 का प्रश्न रहा है। इसकी डिटेल एक बार देख लेते हैं। शेर शाह सूरी के काल में सिक्के ढालने के लिए 23 टकशाला थे। इसके द्वारा जारी सिक्कों पर टकशाला का नाम अंकित किया जाता था। शेर शाह के सिक्के पर बादशाह शेर शाह का नाम और पद अरबी या नागरी लिपि में अंकित होता था। शेर शाह द्वारा जारी सोने के सिक्के अशरफ कहे जाते थे, जिनका मूल्य चांदी के 16 सिक्कों के बराबर होता था। उसके कुछ मुद्राओं पर सुल्तान के नाम के अतिरिक्त इस्लाम के प्रथम 4 खलीफाओं का नाम भी अंकित किया गया था, जैसा कि हमने प्रश्न में पढ़ा है। मुगल साम्राज्य में विलय के समय बीजापुर का शासक कौन था? तो जो बीजापुर का शासक था वो था सुल्तान सिकंदर। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर एग्जाम 2016 का ये प्रश्न रहा है। 22 सितंबर 1686 को बीजापुर के अंतिम शासक सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और फलस्वरूप बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब ने उसे खान की उपाधि प्रदान की। मुगल राजत्व के
तुर्क मंगोल सिद्धांत का प्रतिपादक था? तो जो प्रतिपादक बना था वो हो जाएगा आरपी त्रिपाठी। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर एग्जाम 2016 का प्रश्न रहा है, मुगल राजत्व के तुर्क मंगोल सिद्धांत के प्रतिपादक आरपी त्रिपाठी थे। इनके अनुसार तुर्क व मंगोल दोनों परंपराओं को मिलाकर अधिक केंद्रीकरण वाली राजनीतिक व्यवस्था की ओर उन्मुख हुई। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी, इस चैनल पर आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे हिस्ट्री से रिलेटेड। अगर आप NTA UGC नेट या TGT PGT के ओल्ड पेपर देखना चाहते हैं, DSSP के ओल्ड पेपर देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। इसके अलावा हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। जो आप अभी देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट D है। इसके पहले A, B और C पहले ही अपलोड हो चुके हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें या आई बटन के माध्यम से भी और वीडियोस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्रम में लगाना है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है, और इसे क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा कथन इसमें हमारा आ जाएगा? इसमें जो सबसे पहले हो जाएगा वो हो जाएगा मुगलों के साथ शिवाजी की पहली मुठभेड़, जो कि 1657 में हुई। फिर नंबर 2 पे आ जाएगा शिवाजी का कर्नाटक अभियान, जो कि 1777 में हुआ। फिर शाइस्ता खां पर शांति में धावा, तो ये भी हो जाएगा नंबर 3 पे 1663 में। और शिवाजी के हाथों अफजल खां की हत्या, तो अफजल खां की हत्या ये हुई थी 1659 में। तो ये लाइन से ही दिया है, मतलब हमारा उत्तर होना चाहिए ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द ग्रेट फॉर्म थ्योरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर का लेखक कौन है? केरन लियोनार्ड, ऑप्शन A हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये भी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 का प्रश्न रहा है। द ग्रेट फॉर्म थ्योरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के लेखक केरन लियोनार्ड ने सन 1779 में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अल्तमगा जागीर व्यवस्था किसने आरंभ की? तो इस व्यवस्था को आरंभ करने वाले थे जहांगीर। ऑप्शन C हमारा करेक्ट होगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2016 का ये प्रश्न रहा है। मुगल काल में अल्तमगा जागीर व्यवस्था की शुरुआत जहांगीर ने की थी। यहाँ जहांगीर किसी विशेष अनुग्रह प्राप्त परिवार को सम्राट की स्वर्ण मोहर के साथ प्रदान किया जाता था। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए विकल्प के अनुसार। एक तरफ राजवंश दिए गए हैं, दूसरी तरफ दक्कन सल्तनत दी गई है, और इसे आपस में हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले दिया है आदिल शाही, ये हो जाएगा बीजापुर से। कुतुब शाही हम कर देंगे गोलकुंडा से। निजाम शाही बरार से हो जाएगा, और इमाद शाही अहमदनगर से। तो हमारा उत्तर हम देख लेते हैं। हमारा जो उत्तर बनेगा 1 2 ऑप्शन D हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ये भी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम का है, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये NTA UGC नेट का भी पेपर का क्वेश्चन रहा है। आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर और इमाद शाही बरार हो जाएगा। तो हमने करेक्ट लगाया हुआ है। आगे चलते हैं। किसके शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत का नियम लागू किया गया था?
तो मशरूत का नियम लागू किया गया था औरंगजेब के शासनकाल में। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर एग्जाम 2016 का प्रश्न रहा है, मनसब फारसी शब्द है जिसका अर्थ है पद। इसके दो भाग थे, जात और सवार। जात का तात्पर्य व्यक्तिगत पद से होता था, जबकि सवार का तात्पर्य घुड़सवारों की संख्या से था। मनसबदार शब्द पदाधिकारियों के लिए प्रयोग होता था। इस व्यवस्था को मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता था। इस व्यवस्था की शुरुआत 1575 में अकबर ने की थी। औरंगजेब के शासनकाल में मशरूत के माध्यम से मनसबदार अपने सवार पद के अतिरिक्त वृद्धि कर सकता था। मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था? तो वो निर्यात वस्तु थी सूती वस्त्र। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का ही ये प्रश्न रहा है, तो फिर से मैं नहीं रिपीट कर रही हूँ। मुगल काल में भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में सर्वाधिक मात्रा सूती वस्त्र की थी, जिसका निर्यात विभिन्न देशों को किया जाता था, जिसमें सुमात्रा, जावा, यूरोपीय, तुर्की, अरब आदि प्रमुख थे। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में चीनी कपड़ा, अनाज, नील, शोरा, लौंग, कपूर, केसर, चंदन की लकड़ी, नारियल, अफीम, काली मिर्च, मसाले, पारा, मोती और पशुओं की खाल प्रमुख थी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्न में से किस शासक ने चांदी का सिक्का और रुपया प्रारंभ किया? सभी को पता होगा, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम का ये प्रश्न रहा है और ये उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसे रुपया कहा जाता था, जो 175 ग्रेन का होता था, तांबे का सिक्का दाम कहलाता था, जो कि 380 ग्रेन का होता था, चलाया था। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने सिक्कों के स्थान पर 2 नवीन प्रकार के सिक्के चलाए थे। सिक्के का मूल्य उसके वजन व ढाले गए वर्ष पर निर्भर करता था। चित्रकार साई फाबनो व नादिरा बानो किसके शासनकाल में हुए थे? फिर से रीड कर लेते हैं। चित्रकार साइफा बानो व नादिरा बानो किसके शासनकाल में हुए थे? ये भी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का है, तो यहाँ हमारा उत्तर बन जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर के शासनकाल में, क्योंकि जहांगीर का जो शासनकाल था वो चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण युग भी कहा जाता है। महिला चित्रकार साइफा बानो व नादिरा बानो जहांगीर के शासनकाल से संबंधित थे। अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध कहाँ हुआ था? ये युद्ध हुआ है पानीपत में, और ये प्रश्न आया है पीजीटी हिस्ट्री 2004 में। 5 नवंबर 1556 को अकबर और अफगान सेनापति हेमू के बीच पानीपत नामक स्थान पर युद्ध हुआ। अफगान पराजित हुए। इसे पानीपत का द्वितीय युद्ध नाम दिया गया। इस समय अफगान शासक आदिल शाह सूर था। अकबर ने मोइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रथम यात्रा कब की थी? ये प्रश्न आया हुआ है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 का, और यात्रा की थी 1565 में। अकबर मोइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहली बार 1562 में गया। मोइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। इसका जन्म 1143 ईस्वी में सिस्तान एवं मृत्यु 1236 में अजमेर में हुई, और 1192 में वह मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। हम आगे अपने लास्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा इसे। निम्नलिखित में से कौन भक्ति संत चैतन्य का शिष्य नहीं था? चैतन्य महाप्रभु का जो शिष्य नहीं था वो हो जाएगा ईश्वरपुरी। बाकी सभी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। गोपाल भट्ट,
जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। और ये भी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर एग्ज़ाम 2016 का प्रश्न रहा है। तो एक बार इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। भक्ति काल के संत ईश्वरपुरी चैतन्य के शिष्य नहीं थे। चैतन्य का जन्म बंगाल के नदिया द्वीप में 1486 ईस्वी में हुआ था एवं मृत्यु 1533 ईस्वी में पुरी उड़ीसा में हुई थी। ईश्वरपुरी ने चैतन्य को कृष्ण मंत्र दिया था, जो वैष्णव धर्म के माधव संप्रदाय के अनुयायी थे। गोपाल भक्त स्वामी और जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी चैतन्य के शिष्य थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जानकारी आपको देना चाहूँगी कि जो कल मैं कोई वीडियो नहीं ला रही हूँ। कल के बाद आपको एक दिन के गैप के बाद वीडियो मिलेगा और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आधुनिक इतिहास का होगा। तो हम डिवाइड करके उसी तरह से स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए एक बार अपनी प्लेलिस्ट देख लेते हैं कि इस चैनल पर कौन कौन से वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो हैं आपके देखने के लिए। तो इन वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें या लिंक के माध्यम से भी आप इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, टाइम तो डिसाइडेड नहीं रह रहा है, नहीं तो अगर टाइम डिसाइड हो जाता तो हम लोग लाइव क्लास पे भी मिल सकते थे, लेकिन अभी समय लगेगा। लाइव क्लास अभी मैं नहीं ला पा रही हूँ। तो फिलहाल ऑफलाइन मोड पे ही इस तरह से वीडियो अपलोड करके ही हम अपनी स्टडी को जारी रखेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट एंड टेक केयर। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना का चल रहा है तो मास्क लगाकर ही बाहर निकलें और अगर कोई ज़रूरत ना हो बाहर निकलने का तो बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए। तो टेक केयर एंड बाय बाय।